नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था की टॉपिक वाइज श्रृंखला चल रही है ना, तो ये आपकी 10वीं वीडियो है। आपने अगर 9 वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP इन शॉर्ट बोलते हैं इसको, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। इससे भी कई सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ ताकि आपको कोई थोड़ा आइडिया रहे। ठीक बात। देखिए, कुछ ऐसे फैक्ट हैं, उसके बाद में सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। ठीक बात। और क्या चीज़ें हैं कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो वही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यानी कि भाग 4 में किया गया है ना। और क्या है कि भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत है ना। और समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्वों का भाग है ना। ये एक फैक्ट है। बाकी और चीज़ें बता देता हूँ कि नीति निर्देशक सिद्धांत वाद्य योग्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक बात। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 43A के अंतर्गत। ये सारी चीज़ें फैक्ट है, इसको मैं अभी डिटेल में बताता रहूँगा, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में सारी चीज़ें मैं करूँगा। देखिए, भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का आधार प्रावधान कहाँ से? तो ये भी नीति निर्देशक सिद्धांतों में है ना किया गया। अभी डिस्कस करेंगे इसके आर्टिकल और सारी चीज़ें। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है ना। अभी मैं डिस्कस करूंगा इसका आर्टिकल, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के समर्थन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 है ना। और क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। या कथन किसका है? तो KT शाह का है। ठीक बात है ना। और ये वाद्य नहीं है नीति निर्देशक सिद्धांत, मैंने बता भी दिया। अब देखिए, यहाँ से मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, ये आपका जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ना, क्योंकि 36 से 51 तक है ना। तो 36 में क्या दिया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य शब्द की परिभाषा। एक बार मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। देखिए, राज्य की परिभाषा मैंने 3 अनुच्छेद में बता दिया। एक तो जब मैं उसको पढ़ा रहा था, भारत राज्यों का संघ होगा तो अलग चीज़ें हुई थी, है ना। अनुच्छेद 1 में ही कहा गया था। ठीक बात। उसके बाद में मैं अनुच्छेद जो क्या कहते हैं कि 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई थी ना, तो वही चीज़ें थी। अब मैं बात बता देता हूँ कि देखिए क्या है मामला। जो मतलब कि जो राज्य शब्द परिभाषित है, तो देखिए अनुच्छेद 12 में भी है ना, और 36 में भी है। क्योंकि 36 में जो 12 में मतलब राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, सेम वही अनुच्छेद 36 में कही गई है ना, कि जो चीज़ें वहाँ पे कही गई थी। तो राज्य की परिभाषा मैंने अनुच्छेद 12 में डिटेल में बता दिया था, मौलिक अधिकार में, है ना। तो उस वीडियो को जाकर डिटेल में देख लेना। ठीक बात। और अनुच्छेद 37 में क्या है? ये क्या है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना, है ना। और उसके बाद में 38 का बताता हूँ, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। इसका मतलब क्या है? देखिए, 38 का है, अनुच्छेद 38 में क्या है? इस प्रकार की व्यवस्था बनाएगा जिनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। ठीक है। इनमें 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, जैसे कि प्रस्तावना में भी है ना। तो ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। और क्या है कि राज्य आय की असमानता तथा प्रतिष्ठा की असमानता करेगा ना। अनुच्छेद 38 को काम करने का प्रयास करेगा, ऐसा इसमें बताई गई है ना। 44वां संविधान संशोधन 1979 द्वारा, है ना, में इसका प्रावधान जोड़ा गया था। तो ये भी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना। और अनुच्छेद मतलब 38(2) में है आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना, है ना। जैसे मान लिया एक बैलेंसिंग होना चाहिए ना, जो इनकम है ना, तो इसलिए अनुच्छेद 38(2) जोड़ा गया है ना। और 39A में क्या है? 39A BCD इस तरीके से है ना। तो थोड़ा सा मैं एक बार बता देता हूँ कि 39 के अंतर्गत वैसे तो 6 धाराएँ जोड़ी गई थी, है ना। तो इसको मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए, जो 39A है ना, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लिया कोई इस तरीके से जो भी वकील वगैरह जो होते हैं ना, एडवोकेट, उनको मिलते हैं ना, तो विधिक सेवा का प्रावधान करते हैं ना, तो इसी के अंतर्गत आता है ना आर्टिकल, है ना। तो फिर इसके बाद में क्या है कि अनुच्छेद 39 में है ना एक और है कि समुदाय यानी कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। मतलब क्या है? कोई भी भौतिक संसाधन है तो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं, मतलब इस तरीके से राज्य बांटेगा कि लगभग क्या कहते हैं कि उसका लाभ कई लोगों को मिले, है ना। इस तरीके से जैसे मान लिया कोई भी चीज़ें होती हैं, तो पब्लिक प्लेस है या कोई भी चीज़ें होती हैं, तो उसको इस तरीके से बनाया जाए कि मतलब कई जनता को उसका लाभ मिल सके ना, कई नागरिक को, कई लोगों को,
है ना, किसी एक पर्टिकुलर को लाभ न मिले, ये ऐसी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। क्या कहते हैं, सी में जो दिया गया है, इसमें नहीं लिखा गया है, तो राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकेगा, है ना, सी में, यानी कि ग में है तो इसमें लिखा नहीं गया है, 39 सी में है। तो इसमें जो एक और आया था जो केंद्रीकरण का मामला था, कवास जी रुस्तम जी कूपर बनाम भारत संघ, है ना, 1970 का मामला था। तो इसी में न्यायालय ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण रद्द कर दिया था ना, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। और सारी चीज़ें हुई थी माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ 1970 के मामले में, राजाओं के जो प्रिवी पर्स है ना, वो पेंशन बंद करने से संबंधित निर्णय को अवैध घोषित किया गया था, है ना, तो ये भी थोड़ा सा 39 आर्टिकल आपको ध्यान में रखना चाहिए होगा, है ना। और एक बार और हुआ था कि 25वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में 31C नामक धारा जोड़ी गई थी ना, तो ये भी थोड़ा सा जोड़कर अनुच्छेद 39 बी व सी को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता दी गई थी, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और अनुच्छेद मतलब 39 डी में क्या कही गई कि सभी स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, है ना, तो इसमें लिखा भी है। जैसे मान लिया कोई भी मान लिया एक ही जॉब दोनों लोग कर रहे हैं, तो स्त्रियों को कम वेतन और पुरुषों को ज़्यादा वेतन नहीं दे सकते, आप बराबर इक्वल मतलब जो भी सैलरी होगी देना चाहिए ना, इस तरीके से बातें बताई गई हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, 39 डी के तहत ये बातें कही गई। और उसके बाद में क्या है कि 39 थड़ा है, यानी कि ई है, सभी स्त्रियों और पुरुषों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाएगा, है ना, उन्हें ऐसा काम नहीं दिया जाएगा जो उनके आयु के विरुद्ध हो, यानी कि मान लिया एक हर जो भी चीज़ें होती हैं स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दिया जाएगा, जैसा जो एलिजिबल हैं वर्क करने के लिए उनको उसी प्रकार से कार्य दिया जाएगा, है ना। जैसे मान लिया कोई बालक है तो वो उसको उस हिसाब से वर्क दिया जाएगा काम करने के लिए, है ना। कोई मान लिया कोई ऐसे खतरनाक काम होते हैं जैसे केमिकल्स वाले काम होते हैं बहुत सारी फैक्ट्रियों में, इस तरीके से तो एक प्रॉपर तरीके से जो भी चीज़ें उसमें सिस्टमेटिक वे में होती है उसका प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, तो वही वर्क उनको दिया जाएगा। ठीक बात क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैं आगे चला हूँ और बात बताता हूँ कि जो 39F है ना, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी 41 बताऊँगा। जैसे मान लिया कि हाँ क्या है कि बच्चा का स्वास्थ्यकरण परिस्थितियों तथा अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, है ना, इस तरीके से। और गरिमा युक्त, है ना, ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें कि वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, मतलब इन्वायरमेंट के लिए बहुत मेंटेन होना चाहिए होता है ना, ताकि जो भी कोई उस तरीके से बच्चा है या कोई भी है तो अपने व्यक्तित्व का भी विकास कर सके। और 39F भी धारा है, इसको क्या है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1977 में संशोधित किया गया था ना, तो ये भी ध्यान रखना, है ना। तो क्लियर है, ये भी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ठीक बात। अब बात करेंगे कि देखिए 41 में चले आएंगे ना। 41 में क्या है कि देखिए 40 इसको इन्होंने बताया नहीं, 39 के बाद में सीधा ये 41 चले आए हैं, 40 को बता देता हूँ। देखिए 40 में है क्या है, इसमें लिखा नहीं गया, मैं बता देता हूँ। राज्य ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देगा, है ना। और क्या है, यह भी उल्लेखित है कि राज्य इन संस्थाओं को स्वशासन यानी कि स्वशासन की इकाइयों के रूप में विकसित करेगा। अनुच्छेद 40 के ग्राम स्वराज्य से संबंधित है ना 40 को। तो मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो इसमें चीज़ें हैं क्या हैं। देखिए 40 में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है ना, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे 41 में क्या है, देखिए 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। मतलब क्या है, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य है ना, इकोनॉमिक जो कैपेसिटी व विकास की जो भी अवधारणा है को ध्यान में रखते हुए लोगों को काम, शिक्षा और सहायता उपलब्ध कराएगा, है ना। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद 41 में स्पष्ट उल्लिखित है कि बुजुर्ग, बेरोजगार, बीमार और निःशक्त व्यक्तियों को राज्य सहायता उपलब्ध कराएगा, है ना। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ठीक बात। कोई भी मान लिया एलिजिबल नहीं है तो उनको ये सब चीज़ें उपलब्ध कराएगा सरकार। और अनुच्छेद जो 42 क्या है कि काम की न्याय संगत व मनोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए राज्य कार्य की न्याय संगत व मानवीय दशा उपलब्ध कराएगा, है ना। तो इसका मतलब 42वें में यह भी उल्लेखित है कि राज्य प्रसूति सहायता का मतलब मैटर्निटी जो रिलीफ होती है उसको, जैसे मान लिया कोई प्रेग्नेंस लेडी है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो कहीं भी चीज़ें होती हैं तो उनको प्रॉपर इलाज या प्रॉपर सारी चीज़ें मजदूरी के जो भी चीज़ें मतलब वहाँ पे कर रही तो उनको प्रॉपर उस तरीके से पैसे देना है या उनका विशेष मतलब उनके लिए एडिशनल तौर पे सहायता देना, इसको मतलब कहते हैं। क्योंकि है ना प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है ना, जो बहुत स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस रखनी होती है ना, तो इस तरीके से ध्यान मतलब सरकार करेगा। ठीक बात। और अनुच्छेद जो 43 है इसमें क्या है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। मतलब क्या है, देखिए राज्य सभी लोगों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध कराएगा, है ना। मतलब कि जैसे जितना मतलब मजदूरी तय की गई है कम से कम उतनी मजदूरी मिले क्योंकि अपना उसका जीवन मतलब अच्छे से चल सके। ठीक बात। ये नहीं कि आप काम करा रहे हो उसके बदले मजदूरी कम दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक बात है ना। क्या है कि 19 जो क्या है मतलब 43 ये भी है। 43 ये में क्या है, अंतर्गत राज्यों को इसके अंतर्गत 43 ये के अंतर्गत राज्य उद्योगों के प्रबंधन में काम करेगा, है ना। और उसके
भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, एक बात और बता दें कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1977 में इस अनुच्छेद को जोड़ा गया था, है ना। तो ये भी थोड़ा सा 43A की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान, है ना। 43 का इसमें क्या है कि भारत में ट्रेड यूनियन का आधार 43A ही है ना। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने का, है ना। व्यापार संघ जिसे बोलते हैं। और अनुच्छेद 43 मतलब खा में क्या है, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, और उसके बाद में क्या है कि स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंध को बढ़ावा देगा, है ना। तो ये भी थोड़ा सा। उसके बाद में 44 क्या है, राज्य समान नागरिक संहिता को बढ़ावा देगा। ठीक बात, 44 की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। एक देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक प्रकार के नियम होना समान नागरिक संहिता कहलाती है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और भारत में अधिकांश मामलों में ये व्यवस्था लागू है। विवाह, तलाक, गोद, है ना, उत्तराधिकार जैसे विषय पर फिलहाल ये व्यवस्था लागू नहीं है, है ना। तो जो सामान्य नागरिक संहिता की बात 44, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 44 कई बार पूछ ही लेता है, क्योंकि भाई ये चर्चा में रहता है ना। तो सामान्य नागरिक संहिता, है ना, तो ये 44 में है ना, अनुच्छेद 44 ध्यान रखना। 44 के बाद में अब 45 पे चलेंगे। 45 में क्या है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, है ना। शिक्षा का प्रावधान इंपॉर्टेंट है। और मैं थोड़ा सा एक बात बता देता हूँ कि जो अनुच्छेद मतलब 86वें संविधान संशोधन के तहत 3 चीज़ें जोड़ी गई थी, मतलब 21A, 45 और 51A, है ना। तो जो 45 जोड़ा गया था, मतलब इसमें क्या आंगनवाड़ी का आधार इसी को माना जाता है। 46 में जो 45 का मैंने बता दिया, 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे के लिए ना, तो जो आंगनवाड़ी और इस तरीके से चीज़ें चलाई गई हैं ना, तो इसी आर्टिकल के तहत आती हैं। इसको क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं है। 46 में क्या करेंगे कि जो अनुच्छेद 46 है, SC ST, है ना, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, है ना, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। मतलब क्या है, जैसे क्या होता है कि जो SC और ST होती है ना, इनको मतलब प्रॉपर उस तरीके से व्यवस्था नहीं मिल पाई या मिल पा रही है ना। तो इन लोगों का मतलब उस तरीके से मतलब मेंटली और क्या कहते हैं फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं, यानी कि जो आर्थिक रूप से भी मतलब शैक्षिक रूप से तो कमज़ोर रहते हैं, प्लस में इनके पास पैसा भी नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इनको विशेष उपबंध है ना कि इनके हितों का मतलब लाभ हो सके, है ना, ये चीज़ें बताइए। तो ये भी ध्यान रखना। और अनुच्छेद जो क्या कहते हैं कि 47 है, यानी 47 है, पोषण स्तर और जीवन स्वास्थ्य तथा लोक व्यवस्था में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध है ना, ये चीज़ें। क्योंकि देखिए क्या है कि इसमें यह भी उल्लिखित है ना, स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी चीज़ें जो मतलब दारू शराब इस तरीके से ना, इस पर सरकार रोक लगाती है ना। क्योंकि भाई ये हानिकारक चीज़ें होती हैं ना, तो ये भी और कोई न्यूट्रिशन चीज़ें होती हैं ना, बच्चों को प्रोवाइड कराना होता है ना। और क्या कहते हैं उनका मतलब उनको क्या कहते हैं कि एकदम फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, इस तरीके से बात इसमें कही गई है। ठीक बात। अब हम बात करेंगे गायों, बछड़ों तथा दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनके नस्लों में सुधार का प्रयास, है ना। तो ये भी चीज़ें हैं, पशुपालन से संबंधित चीज़ें कही गई है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो है ना इसके अंतर्गत आ जाते हैं कि पशुओं और इन पर प्रतिबंध लगाया गया है ना। और जो दुधारू पशु हैं इनके नस्लों में मतलब और वृद्धि की जाए, है ना, इस तरीके से बातें की गई है ना। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और क्या कहते हैं कि जो मतलब 48 ये है ना, राज्य पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीव, है ना, वन एवं वन्य जीव की रक्षा करेगा, है ना। इससे 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था ना 1977 में, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है ना। पर्यावरण 39, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। 39 का मतलब 48 का या 48 की बात एक ही होता है ना, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। कृषि और उससे संबंधित सारी चीज़ें इसमें बताई गई। और अनुच्छेद 49 में क्या है कि देखिए क्या है कि राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। मतलब क्या है कि देखिए होता क्या है कि मतलब मैं बता देता हूँ कि संसद विधि बनाकर राष्ट्रीय महत्व के स्थान, स्मारक तथा वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगी, है ना। जैसे कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाएगा, है ना, इसी अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। और अनुच्छेद 50 क्या है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि दोनों अलग अलग हैं, है ना। अलग अलग का मतलब वो अलग अपना जो कार्य है देखता है, और न्याय वाला मतलब वो अलग चीज़ें होती हैं। मतलब मैं आपको समझ नहीं आया, जो अनुच्छेद 50 को शक्तियों के पृथक्करण का आधार कहा जाता है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक बात। अनुच्छेद 51 में क्या है कि राज्य, है ना, मतलब क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, मतलब राज्य का मतलब यहाँ सरकार से समझा कीजिए, है, क्योंकि मैंने राज्य शब्द की परिभाषा डिटेल में बता दी। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा, पहला है, मतलब बता दिया। दूसरा क्या है, राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत व सम्मानजनक व्यवहार को बढ़ावा देगा, है ना, नहीं कि सम्मानजनक चीज़ें होनी चाहिए। ठीक बात। उसके बाद में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विधि संधि व संधि की पालना करेगा। ठीक बात। और उसके बाद में क्या है, मध्यस्थता से अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान और मध्यस्थता से इस बात को मतलब बढ़ावा देगा।
है ना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी अच्छी रहे, है ना, इस जो भी अनुच्छेद 51 के तहत ये बातें कही गई है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सब सारी चीज़ें हो गई। देखिए मैं बता देता हूँ कि गुट निरपेक्ष एवं पंचशील की विशेषता है यही, मतलब इसी से, लेकिन इन शब्दों का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं है ना, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और कुछ बातें बता देता हूँ। प्रोफेसर के टी शाह के अनुसार डीपीएसपी एक ऐसी चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक इच्छा पर निर्भर करता है ना, तो मैं ये थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें हैं। और बता देता हूँ कि एक थोड़ा सा मैं भी संशोधन बाद में करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। जो मतलब नसीरुद्दीन है ना, उन्होंने कहा क्या था, डीपीएसपी नए वर्ष के पहले दिन वे वादे हैं जो दूसरे दिन भुला दिए जाते हैं, ऐसा मतलब नसीरुद्दीन ने कहा था। और टी कृष्णामाचारी ने कहा था डीपीएसपी संविधान निर्माताओं का कूड़ादान है, इस तरीके से मतलब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि कोई भी सरकार ये जो मतलब डीपीएसपी है इसकी उपेक्षा नहीं कर सकती, मतलब इससे कोई मतलब इसका मतलब सब गलत मतलब इस तरीके से व्यवहार नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसको अगले चुनाव में उसका मतलब उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा ना, ऐसी बातें कही गई थी। ठीक बात। अब मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि देखिए जो मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976 में है ना, लागू 77 में हुआ था। इसमें 39F 39E और 43A और 48A धारा जोड़ी गई थी, है ना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 लागू 79 में हुआ था, 2 नामक धारा जोड़ी गई थी, इंपॉर्टेंट है। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में, इसमें अनुच्छेद 45 में संशोधन एवं अनुच्छेद 21A के रूप में मूल अधिकार घोषित किया गया था ना, घोषित किया था, तो इंपॉर्टेंट समझना। ठीक बात। और 97वां संविधान संशोधन 2011 है ना, अनुच्छेद 43B नामक धारा जुड़ी गई थी, है ना, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ। देखिए गांधीवाद मतलब विचारधारा क्या थी। देखिए जो डीपीएसपी के तहत गांधीवादी विचारधारा क्या थी, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन इन्होंने कहा था, है ना, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मतलब ग्राम पंचायत जब तक सही मतलब ग्राम का विकास ही देश का विकास है, ऐसा गांधी जी ने कहा था। इसीलिए 43 धारा जुड़ी गई थी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना क्या था ना, 43B सहकारी समितियों का गठन किए गए थे ना, और फिर अनुच्छेद मतलब 46 दिए थे, धारा जुड़ी गई थी ना, SC ST और कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक हितों का, उस सारी चीज़ें। और पोषण है ना, पोषाहार ऊँचे जीवन स्तर की बात उन्होंने कही थी, है ना, मतलब 47 धारा जुड़ी गई थी, है ना, तो ये सब गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं ना। 48 भी गांधीवादी विचारधारा, क्योंकि इसमें कृषि एवं पशुपालन से संबंधित बातें की गई थी, है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब समाजवादी विचारधारा क्या थी कि समाजवादी जो सिद्धांत थे, इसमें क्या है कि इन्होंने 38 है ना लोक कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि बात की गई थी, और 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति, है ना, 39A भी धारा जुड़ी गई थी, है ना, तो ऐसे करके 42 है ना, 42 जुड़ी गई थी धारा, अनुच्छेद 42। इसमें क्या है कि काम के न्याय संगत और मनोचित दशाओं में प्रसूति सहायता यानी कि मैटरनिटी रिलीफ की व्यवस्था की गई थी, है ना। उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत क्या है ना, उदार बौद्धिक सिद्धांत क्या है, इस 44 है ना सामान्य नागरिक संहिता जुड़ी गई थी, है ना, और इसे पर्यावरण 48 ये पर्यावरण संरक्षण के तहत, है ना, 49 है ना, अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का निर्माण, इस तरीके से, है ना, तो ये भी चीज़ें हैं। और जो नीति निर्देशक तत्व के विशेष उपबंध हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं ना। और मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ। मिनर्वा मिल्स 1980 में न्यायालय ने व्यवस्था की कि मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है ना, 39B और 39C को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसी बातें इसमें कही गई थी। ठीक बात। और कुछ इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें मतलब क्रियान्वयन किए गए थे, जोड़े गए थे, जैसे कि योजना आयोग की स्थापना 1950, है ना, भूमि सुधार कानून, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, खादी ग्राम उद्योग निगम, बाल श्रम विनियमन अधिनियम 1986, मजदूरी अधिनियम 1948, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, है ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, लोक अदालत का गठन, महिला प्रसूति अधिनियम 1961, है ना, गाय और बछड़ों के संरक्षण से संबंधित कानून, है ना, और अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955, है ना, अनटचेबिलिटी वाला चीज़ें इसमें बताई गई थी ना। तो ये भी चीज़ें हैं, क्योंकि भाई ये सब चीज़ें हैं, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान मतलब रखना चाहिए, है ना। तो मतलब डीपीएसपी की जो आलोचना हुई है, तो उसके बारे में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ऐसी चीज़ें हैं, यानी कि इसको बदल नहीं सकते। और राष्ट्रीयकरण न्यायसंगत नहीं है ना, वर्गीकरण इसका तर्कसंगत नहीं है, ऐसे तर्क नहीं कर। और कम महत्व के मुद्दों को महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक मुद्दों के साथ रखा गया है ना, और इनसे केंद्र और राज्य के बीच टकराव की आशंका है ना। और किसी वेयर ने कहा है कि लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, है ना। तो मेरे ख्याल से डीपीएसपी कंप्लीट हो गया है ना। तो इसका जो अगला मतलब आएगा मौलिक कर्तव्य चैप्टर आएगा ना, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप लोगों से यही अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, है ना, ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़ सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।